और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विधायक के बेटे का थार कांड तूल पकड़ चुका है। शिवपुरी के करेरा में विधायक ने पुलिस को ओपन चैलेंज कर दिया है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शिवपुरी के करेरा विधायक प्रीतम लोधी ने पुलिस को धमकी दी है। कहा है कि मैं एसडीपीओ के घर पर गोबर फेंकवा दूंगा, आपको ऑर्डर कौन देता है ये बताएं, वरना एसडीपीओ के बंगले को गोबर से भर दूंगा। विधायक ने कांग्रेस नेता को भी चुनौती दी और कहा है कि मेरा हाथ 250 किलो का है, मेरा इतिहास पलटकर देख लो। दरअसल ये मामला विधायक के बेटे से जुड़ा हुआ है। उनके बेटे दिनेश लोधी ने थार से 5 लोगों को टक्कर मारी थी। थार पर नंबर प्लेट भी नहीं था। हादसे के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद विधायक ने पहले तो कहा था कि मेरे बेटे पर कार्रवाई करो, लेकिन अब वो पुलिस को धमकी देने लगे हैं। कह रहे हैं कि डीएसपी के बंगले को गोबर से भर दूंगा। इतना ही नहीं, वो अपने हाथ का वजन भी 250 किलो बता रहे हैं। विधायक जी को आप भी सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा। इसकी में ये ज्यादा उचक रहा है। ये बीजेपी विधायक इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ क्या था जो विधायक इतने आग बबूला हो गए? तो फिर ग्राफिक से समझिए। विधायक जी की थार से 5 लोगों को टक्कर मारी गई। थार विधायक का बेटा दिनेश लोधी चला रहा था। मामला शिवपुरी के करेरा का है। घटना 16 अप्रैल की है, जब दिनेश लोधी ने थार से लोगों को कुचला। पुलिस ने विधायक प्रीतम लोधी के थार को जब्त कर लिया। अब उनके बेटे दिनेश का ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज करने की तैयारी है। पहले तो विधायक ने कहा कि परिवार का और बेटा बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है, लेकिन 4 दिन में ही विधायक जी प्रशासन और विपक्ष को ही धमकाने लगे। और बीजेपी विधायक ने पुलिस को एक और धमकी दी है। शिवपुरी बीजेपी विधायक ने एसडीपीओ को धमकी दी है। कहा है कि करेरा के किसी के डैडी का नहीं है, मेरा बेटा करेरा में घूमेगा भी और यहां से चुनाव भी लड़ेगा, देखता हूं कौन क्या कर लेता है। एसपी करेरा कहता है कि यहां दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। 16 अप्रैल को करेरा में विधायक के बेटे ने थार से हाहाकार मचाया, कई लोगों को टक्कर मार दी थी। तब स्थानीय लोगों ने उससे रोका था। उस वक्त भी वो लोगों के सामने दबंगई दिखाने लगा। अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं, वो लोगों को ही गलत बताने लगा। नहीं तो जैसे गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा काय के ले रहा है। अच्छा गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ हाँ, 3 बैठे हैं बाइक पे और ले रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पर बनाओ बेटा।
जैसे गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में गाड़ी में ब्रेक नहीं है। गाड़ी में ब्रेक सब जब सायरन दे रहा हूँ हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, जब गाड़ी दे रहा हूँ, लहरा जब रहा है। बोल रहा हूँ हाँ 3 बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पर बनाओ बेटा। और इस हादसे में 3 महिलाएं भी घायल हुई थी। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। गाड़ी तुम पैदल चल रहे थे, आप भी पैदल थे? हम लोग पैदल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पीछे से आके गाड़ी दी उन्होंने। अच्छा, तुम भाई गाड़ी चला रहे ये गाड़ी खड़ी थी तमलोजी सिदाया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ गए। अनुराग, पहले विधायक जी ने तो कहा कि जो कानून है अपना काम करेगा, उसमें मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो विधायक जी हैं वो पलट गए हैं और प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस वालों को भी धमकी दे रहे हैं? देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया था, एसडीओपी जो कि खुद आईपीएस हैं आयुष जाकर, उन्होंने जो घटना के आरोपी थे उन्हें थाने बुलाया था। इस दौरान समझाइश दी गई थी कि आप यहाँ पर ना आए, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके चलते विधायक जी का पारा आप देख सकते हैं, सत्ता की हनक अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कि इतना ज़्यादा चढ़ गया कि एक आईपीएस को जो एसडीओपी का प्रभार है उसे ही खुलकर उन्होंने जिस तरीके का अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि डैडी का नहीं है तुम्हारा करेरा, मेरा लड़का आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। इसके अलावा खुली तौर पर कांग्रेस जिसे कह रही है कि धमकी दी कि 10,000 लोगों के साथ घर में आएंगे, गोबर भर देंगे। यही नहीं, विधायक जी रुके, विधायक जी ने सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेते हुए कहा कि ये जो आदेश आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, ये क्या उनकी तरफ से आ रहे हैं? तो निश्चित तौर पर संज्ञान लेने की ज़रूरत अब भाजपा नेतृत्व को भी है। पुलिस विभाग में इस घटना के बाद आक्रोश भी देखा जा रहा है, मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरता दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से अगर एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, सत्ताधारी पार्टी का विधायक और उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो बता रहा है कि मेरा इतिहास देख लें। और ये एसडीओपी को वो सोशल मीडिया में जो वायरल किया जा रहा है वीडियो, उसमें ये कहता दिखाई दे रहा है। तो जो आरक्षक लेवल का जो नीचे स्तर का पुलिस अधिकारी है, जाहिर सी बात है कि असर, कितना दबाव, अब उनके इतिहास पे स्वर्ण अक्षरों में क्या लिखा है तो वही बता सकते हैं, तभी समझेंगे कि उनका इतिहास क्या रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं से भी मुझे लगता नहीं है कि किसी के हलक में उतर गया, हजम कर सकता उसे। एक बार सुनाते हैं कि क्या कहा और किस तरह से धमकी दी उन्होंने। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। अब बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पानी के छींटे को लेकर ही बड़ा विवाद हो गया। कार के व्हील से पड़े हुए पानी के छींटे को लेकर सामने वाला पक्ष इतना नाराज हो गया कि उसने बीच सड़क पर कार सवार की पिटाई कर डाली। पुलिस ने पिटाई के आरोप में टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। भाईखला इलाके में यूसुफ पठान के रिश्तेदार सड़क पर कहीं जा रहे थे, तभी पास से गुजर रही कार से पानी के छींटे उड़े जो उनके ऊपर आकर गिर गए। इसी बात को लेकर टीएमसी सांसद के रिश्तेदारों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कार सवार की पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना यह है कि उसने गाड़ी रोककर तुरंत माफी भी मांगी, लेकिन आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी, बांस की लकड़ी से कार का विंडशील्ड तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में यूसुफ पठान के ससुर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोचिए जरा, अगर माफी मांगे बिना कोई निकल जाए तो आप उसे इगोइस्टिक, अहंकारी कह देंगे, लेकिन भले मन से किसी ने गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी तो उसके ऊपर लोग हमलावर हो गए। ये राजेश, हमारे सहयोगी कुमार राजेश जुड़ गए इस खबर पर। राजेश, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस ने खालिद खान जो कि यूसुफ पठान के जो टीएमसी सांसद हैं और एक्स क्रिकेटर हैं,
उनके ससुर को गिरफ्तार किया है, उनके साले को गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो जेल में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन पुलिस ने साथ ही जो शिकायत करता है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया, यानी कि यूसुफ पठान के परिवार के द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें भी मामला दर्ज किया गया, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा वाकया शनिवार शाम का है, जब यूसुफ खान नाम का एक शख्स बाइकला इलाके से जा रहा था, उसकी गाड़ी जो है गड्ढे में गई, पानी उड़ा और उसके बाद यूसुफ पठान के रिश्तेदारों पर वो जो छींटा है वो पड़ा। उसके बाद बात आगे बढ़ी और जो गाड़ी चालक था यूसुफ खान और उसके रिश्तेदारों की पिटाई कर दी यूसुफ पठान के रिश्तेदारों ने। मामला जब पुलिस थाने में पहुंचा तो सीसीटीवी देखा गया और सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस ने ये असर्टेन किया कि यूसुफ पठान के परिवार वालों की तरफ से ये मार पिटाई की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अब यूसुफ पठान के जो ससुर हैं उनके तरफ से भी, यूसुफ पठान के ससुर और साले की तरफ से भी शिकायत जो है वो गाड़ी चालक यानी कि यूसुफ खान के खिलाफ की गई है और पुलिस ने तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, उसमें अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर लुधियाना से है, जहां पर एक कार ने भारी तबाही मचाई है। लुधियाना में कार चोर का तांडव देखने को मिला और सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हुई है। चोरी की कार लेकर भाग रहे चोर ने कई लोगों को कुचल दिया, कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। अब पुलिस ने आरोपी को दबोचा है, गली में मौजूद हर चीज को कार से तबाह करता हुआ चला गया। ये तस्वीरें हैं शिमलापुर इलाके की, आप देख सकते हैं कि कैसे कार से लोगों को कुचला जा रहा है। अब देखिए, कार चोर ने पहले ये कार चुरा ली, अब जब उसे पता लगा कि इस गली से निकल नहीं सकता तो उसने क्या किया, गाड़ी को आगे पीछे ये ले जाने लगा, चलाने लगा। अब उसकी चपेट में आने से देखिए कितने लोगों को चोट आई है और कितने लोगों की जान पर बनाई। दरअसल लवप्रीत नाम का चोर कार चुराकर भाग रहा था, तभी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। कार को वो गली में लेकर घुस गया और वहां पर रास्ता सकरा होने की वजह से वो फंस गया। फिर उसने गली में तांडव मचा दिया, कार को कभी तेजी से आगे ले जाता तो कभी तेजी से बैक कर देता, जिसके चलते वहां पर रास्ते में जो कुछ भी था वो सब तबाह होता गया। उसने कई गाड़ियों पर तो कार चढ़ा दी, बाइक सवार को कुचल दिया। कार से लवप्रीत ने ऐसा हाहाकार मचाया कि पूरी गली में अफरा तफरी हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि लवप्रीत चोरी की कार लेकर शिमलापुरी में घूम रहा है, तभी उसकी घेराबंदी की गई थी। हालांकि 15 मिनट में ही उसे दबोच लिया गया। इस पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे पास 2 दिन पहले एक कंप्लेंट आई थी चोरी की गाड़ी की। हम तफ्तीशी कर रहे थे, उसकी इंक्वायरी कर रहे थे और हमें फिर कल इत्तला मिली सुबह भी जो गाड़ी है वो जिसने चोरी की है वो हमारे यहाँ एक स्टार रोड पड़ता है बरोटा रोड की तरफ, भी वहाँ घूम रही है। हमने जो हमारी पुलिस पार्टी थी वहाँ गई, वहाँ जाकर देखा उसने पुलिस को देखकर घबरा के गाड़ी भगानी शुरू कर दी। गाड़ी के आगे पीछे वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बिजली वाला खंभा तोड़ दिया, लोगों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, एक दीवार तोड़ दी, एक कार तोड़ दी, 2-3 मोटरसाइकिल है, 2-3 एक्टिवा है, काफ़ी नुकसान किया। बंदे जो बच गए हैं भाग गए इधर उधर को, पर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद इसको राउंड अप कर लिया है और पर्चा दर्ज कर दिया है, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उसका लवप्रीत सिंह लव नाम है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिरकार क्या हुआ था और क्यों आखिरकार ये जो शख्स है जो गाड़ी चुरा के भाग रहा था उसने इतने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो युवक था जो चोरी की कार को लेकर घूम रहा था लुधियाना में, दरअसल उसने
नशा किया हुआ था और नशे की हालत में जब वो कार लेकर वहां से तंग गलियों से गुजर रहा था तो कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस पहले से ही वहां पर उसको रोकने की कोशिश कर रही थी और पुलिस को देख के उसने गाड़ी जो थी वो भगानी शुरू कर दी। और जब वो तंग गलियों के अंदर से गुजरा, पूरी की पूरी जो घटना थी वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से वो जो लड़का है लवप्रीत, वो कभी गाड़ी आगे लेके जा रहा है, पीछे लेके जा रहा है। इस दौरान वो जो भी रास्ते में उसके आ रहा था उसको तोड़ता हुआ जा रहा है, लोगों को घायल कर रहा है। हालांकि लोगों ने उसको रोकने की कोशिश भी बहुत की, उसके कार के शीशे के ऊपर उन्होंने लाठी भी बरसाई, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। और कुछ देर बाद जब उसकी गाड़ी खुद ब खुद रुकी तब उसके ऊपर काबू पाया जा सका, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि गाड़ी चोरी की है, लिहाजा चोरी के केस में भी मामला दर्ज किया गया है। और जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, बिजली का खंभा था उसको तोड़ा गया है, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसके तहत भी मामला जो है वो दर्ज किया गया और साथ ही लोग भी घायल हुए हैं। तो घायलों के बयान के आधार पर भी पुलिस जो है उसके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर रही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तस्वीर हम देख पा रहे हैं बहुत ही खतरनाक था। आप सोचिए कि किस कदर इसके सिर पर खून सवार है या फिर नशा सवार है कि ये लोगों की जान तक की परवाह नहीं कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब खबर बंगाल से, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए। बीजेपी ने बदले में जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस शुरू हो गई और जबरदस्त हंगामा हुआ। तृणमूल और बीजेपी दोनों ने इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दोनों पार्टियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के कई लोगों को डिटेन भी किया। कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट टीएमसी का गढ़ मानी जाती है। फिरहाद हकीम जो ममता के दाहिने हाथ हैं, कोलकाता के मेयर भी हैं, वो यहाँ से आते हैं, इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। 2021 में फिरहाद हाकिम ने बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता को यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा के अंतर से चुनाव में मात दी थी। फिरहाद हकीम 2011 और 2016 में भी चुनाव जीते थे। कोलकाता पोर्ट सीट पर 50% से भी ज्यादा मुसलमान आबादी है, जबकि 40% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कोलकाता में चुनावी रंग में हिंसक भिड़ंत की तस्वीरें जिस क्षेत्र से आई हैं, वहां की तो तस्वीर हमने दर्शकों के सामने रख दी। अव्वल तो क्या यहाँ पर टीएमसी को डर है कि हिंदू वोट बीजेपी के लिए एकजुट हो रहा है? क्योंकि 40% ही सही, लेकिन हिंदू वोट की भी अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर। देखिए, कल रात का जो घटना हुआ है वो घटना पहले विस्तार से बता देते हैं कि कल जैसे कि देखा गया कि राकेश सिंह का जो पोर्ट इलाके से वो उम्मीदवार है बीजेपी के, तो वो कल एक स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे थे। उसी समय उनका आरोप है कि टीएमसी के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और उनका जो स्ट्रीट कॉर्नर था उस स्ट्रीट कॉर्नर को घेर लिया गया। उसके बाद लगातार नारेबाजी किया गया और बीजेपी के जैसे आरोप है कि जय बांग्ला का लगातार नारा दिया गया। इसके अलावा पलटा बीजेपी की तरफ से भी जय श्री राम का स्लोगन लगातार दिया गया था। तो इसके बाद जैसे कि देखा गया कि उस जगह पे लगातार बवाल मच गया। उसके बाद बीजेपी की तरफ से जितने भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे वो सीधा इकबालपुर थाने पे पहुंच गए और थाने पे पहुंचते हुए वो थाने के घेराव किए और ये सामने रखे कि जब तक ये लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक थाने पर वो घेराव करके रखेंगे। तो उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी जितने भी कर्मी समर्थक थे वो भी पहुंच गए और इसीलिए शायद पुलिस को लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा और कुछ लोगों को डिटेन भी करना पड़ा दोनों ही पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार इस पूरी जानकारी के लिए। और बंगाल में दार्जिलिंग में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। अधिकारियों को मिलता है, एक रिपोर्ट तैयार कर रखेंगे और जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी सभी गोरखाओं के मन में जो है वो ही समाधान हम देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने चाय उद्योग के लिए ढेर सारे काम किए, पूरा प्लानिंग कर रखा। इस चाय बागानों को हम बेचने नहीं देंगे, उनको पुनः पल्लवित करने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गोरखा भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? रोहिंग्या को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये SIR की प्रक्रिया में ममता दीदी ने, कलेक्टर ने कुछ गोरखाओं के भी नाम काटे हैं। कोई बात नहीं, सीटें हमारी ही आने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये GTA जो घोटाले करे हैं उसको भी हम जांच करेंगे। उत्तर बंग में हमने 9 में से 3 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन उत्तर बंग से चलाई है। सेवक रैंगपो रेल लाइन 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समाप्ति पर है। NJP रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और यहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर वाराणसी तक बुलेट ट्रेन में मेरे गोरखा भाइयों को काशी विश्वनाथ तक पहुंचाने का भी हम इंतजाम करेंगे। हमने 717A हाईवे जो डुआर्स से बागराकोट, कलिपोंग से सिक्किम को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है और दार्जिलिंग के लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव हाईवे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ से नया बन रहा है और 2027 दिसंबर के पहले बागडोगरा एयरपोर्ट भारत का 7वें नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, इस प्रकार से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने खरसांग ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज को IIFM को देकर पूरे भारत का फॉरेस्ट का रिसर्च सेंटर बनाने का काम हम यहां पर करने वाले हैं। यहां फॉरेस्ट से जुड़े हुए सारे MBA के कोर्स भी हम उपलब्ध कराएंगे। और भाइयों बहनों, मैं उत्तर बंग की भी बात करना चाहता हूं। और आपने यहाँ पर सुना गृह मंत्री अमित शाह को, जो बता रहे थे कि अगर उनकी सरकार आती है तो दार्जिलिंग और यहाँ पर गोरखाओं के लिए क्या किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण बिल पर भी घमासान तेज है। विपक्ष जहां से अपनी जीत बता रहा है, वहीं पर बीजेपी पूरे देश में आक्रोश मार्च निकाल रही है। कल पटना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी, तो आज लखनऊ में बीजेपी ने आक्रोश यात्रा निकाली। यूपी के सीएम खुद इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे। और वहीं सीएम हाउस से यूपी विधानसभा भवन तक ये पदयात्रा निकाली गई। योगी के साथ साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी पैदल मार्च करते हुए बड़ी तादाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। पदयात्रा समाप्त होने पर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि बिल का विरोध कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना महिला विरोधी चेहरा लोगों के सामने रखा। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें
इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है। इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस आक्रोश मार्च में यूपी महिला आयोग की पूरी टीम शामिल थी। आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने की वजह से महिलाएं आक्रोशित हैं। विपक्ष को चुनाव में इसकी कीमत चुकानी होगी। सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा काम हो। नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हो पाया, इससे जनरली महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। प्रदेश सरकार के आह्वान पर अब हजारों की संख्या में देख सकते थे आज महिलाएं इकट्ठा हुई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वक्तव्य में साफ साफ कहा कि इसका विपक्ष को भुगतान करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र उद्बोधन किया उसमें भी साफ तौर से कहा कि इसका भुगतान विपक्ष को डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि नारी शक्ति अब समझ चुकी है कि विपक्ष का असली चेहरा क्या है। के चलें कि बीजेपी के साथ और इनका विरोध करेगी। बिल्कुल भेड़ की खाल में भेड़िए हैं ये लोग, और जिस तरह से पूरी नारी शक्ति बीजेपी के समर्थन में आज आई है, ये दिखाता है, परिलक्षित करता है कि आगे आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के साथ ही महिलाएं खड़ी होंगी। और मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी जंग शुरू हो सकती है। 15 दिन का युद्ध विराम अब से कुछ घंटे में खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये वार्ता जारी होगी या नहीं होगी, या खाड़ी देशों में एक बार फिर से ये बारूदी बारिश देखने को मिलेगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन बातचीत के लिए ना ही ईरान पहुंचा है और ना ही अमेरिका का डेलीगेशन आया है। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने बातचीत के लिए अपने डेलीगेशन को इस्लामाबाद जाने की मंजूरी दी है। अब इसके बाद आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के भी इस्लामाबाद पहुंचने की खबर आ रही है। बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है, जिसका ईरान ने पलटवार किया है और कहा है कि दबाव में कोई फैसला ईरान नहीं करने वाला। सेकेंड राउंड की बातचीत अभी तय नहीं है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में होटल, मैरिज हॉल, हॉस्टल, मदरसे सब बंद करने का आदेश जारी किया जा चुका है। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अमेरिका और ईरान की बातचीत से पहले इस्लामाबाद में एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर से पहले अगर कोई समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम को बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीज फायर वॉशिंगटन के समय के मुताबिक बुधवार शाम 8 बजे होगा खत्म। और रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर उससे पहले कोई समझौता नहीं होता है तो फिर इसे आगे बढ़ाने की संभावना बहुत ही कम है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान को बहुत समस्या आएगी, उन पर बम बरसेंगे। अब ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान अपने सैकड़ों शिप अमेरिका की तरफ भेजने को मजबूर हुआ है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि ईरान ने तेल लेने के लिए शिप टेक्सास, लुसियाना और अलास्का की तरफ भेजा है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर ठनी हुई है। ईरान अड़ा है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी खत्म नहीं करता है अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि जब ईरान हॉर्मुज को नहीं खोलता उसी नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम धमकियों के साए में वार्ता स्वीकार नहीं करते। चेतावनी भी दी। कहा कि पिछले 2 हफ्तों में ईरान ने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। ये पोस्ट ऐसे वक्त में आया है जब इस्लामाबाद में पूरी तैयारी हो चुकी है। गालिबफ ने अपने पोस्ट में लिखा कि ट्रंप ने घेराबंदी थोपकर और युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और वो बातचीत की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में तब्दील करने की कल्पना कर रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद सीज फायर रहेगा या टूट जाएगा, इसका फैसला कुछ घंटे में हो जाएगा। अब दूसरे राउंड की बैठक से पहले ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में तो बातचीत नहीं करने वाला। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने कहा है कि अमेरिका के कदमों से शांति वार्ता जारी रखने पर खतरा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ट्रंप के भड़काऊ कदम और सीज फायर का उल्लंघन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रखने में बड़ी रुकावट है। ईरानी शिप अमेरिका के कब्जे में लिए जाने के बाद अरागाची ने रूस के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है, सरगेई लावारोव से। अरागाची ने कहा है कि ईरान का फैसला यूएस के रवैये के आधार पर करेगा कि उसे कूटनीति जारी रखनी है या नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तेहरान अपने हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा।
एक और बातचीत की मेज सजाई जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने अटैक प्लान पर भी काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट और यूरोप के आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर उड़ान भरते हुए नजर आए। युद्ध के लिए अमेरिका भारी भरकम साजो सामान भेज रहा है और आपूर्ति के रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं। अमेरिका को भी पूरा यकीन नहीं है कि ईरान के साथ सीजफायर आगे बढ़ेगा या नहीं। यही वजह कि ईरान के पास समंदर में अमेरिका अपने जहाज लगातार भेज रहा है। अमेरिका के 2 युद्धपोत USS फोर्ड और लिंकन पहले से ही यहां पर मौजूद है। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब अमेरिका अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करने जा रहा है। उनमें गोला बारूद का स्टॉक किया गया है। अमेरिका का एक और युद्धपोत USS बुश पारस की खाड़ी में जल्द ही पहुंचने जा रहा है। तो अमेरिका की ओर से इस वक्त बातचीत के साथ साथ युद्ध की तैयारी भी की जा रही है। अगर बातचीत फेल होती है और आगे सीजफायर नहीं बढ़ता है तो ऐसे में अमेरिका अपने 3 जंगी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां तैनात कर चुका है, जिसमें से 2 पहले से ही तैनात है। अब्राहम लिंकन इस वक्त अरब सागर में है। दूसरी तरफ लाल सागर में इस वक्त जेराल्ड फोर्ड मौजूद है। उसी तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन बुश ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है जो इस वक्त बढ़ चला है फारस की खाड़ी की ओर। इस बीच अमेरिका ने सीजफायर खत्म होने की स्थिति में अपनी तैयारियों की झलक दिखाई है। अमेरिकी कमांड सेंटर ने एक वीडियो जारी किया। इसमें अरब सागर में अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी दिखाई दे रही है। इस इलाके से गुजरने वाले कार्गो शिप को लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी नेवी ईरान के कार्गो शिप टॉस्का के पास अरब सागर में गश्त कर रही है और साथ ही जहाज के कंटेनर कार्गो की तलाशी भी ली जा रही है। अमेरिकी नौसैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे जब्त किया था। जब से ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले जहाजों पर नाकाबंदी हुई है, तब से अमेरिकी फोर्स ने 27 जहाजों को वापस लौटने का आदेश दिया है। United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all. United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel. तो ट्रंप ने नई धमकी दी है कि अगर सीजफायर की अवधि खत्म होने से पहले डील नहीं हुई तो इस सीजफायर को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और फिर अमेरिका जो ईरान पर हमला करेगा वो ईरान याद रखेगा। और खबर नेपाल से है, जहां पर एक नया बवाल छिड़ गया है। नेपाल की बालेन शाह सरकार को बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और सरकार एक और फैसले को लेकर विवादों में घिर गई है। बालेन शाह सरकार का एक फैसला काफी विरोध झेल रहा है। बालेन सरकार ने भारत से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से अधिक कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी लागू कर दी है। भारत से लाए जाने वाले सामान पर टैक्स की बात सुनते ही लोग भड़क गए हैं और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोग सरकार के इस फैसले को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्व नुकसान रोकने के लिए दक्षिणी सीमा पर जांच तेज कर दी है, यानी जो भारत के साथ सीमा लगी हुई है। खासकर मधेश क्षेत्र के लोग लंबे वक्त से खाने पीने का सामान, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वो भारत से ले जाते हैं, लेकिन अब सख्ती बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला आम नागरिकों पर सीधा असर डालता है और इसे वापस लेना चाहिए। उनका तर्क है कि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, इसलिए घरेलू उपयोग के सामान पर तो कम से कम छूट मिलनी चाहिए। सदियों से हम लोग का एक विशेष संबंध है नेपाल और भारत के बीच। जो विपन्न लोग हैं, यहाँ के जनता है, वो अपने रोजमर्रा की चीजें भारत से थोड़ा बहुत अपने पैसे खर्च करके लाते हैं। नेपाल सरकार ने जो अभी हाल में निर्णय लिया है कि 100 रुपया से ज्यादा यदि आप कोई सामान लेते हैं भारत से तो उसका कर लगेगा, उसका टैक्स लगेगा। अब हमको कहिए 100 रुपया का मतलब होता है करीब करीब 60 रुपया भारू आईसी। 60 रुपया में आजकल क्या मिलेगा। इस बीच बड़ी खबर है, नेपाल पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सीतामढ़ी में रामकथा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की नीतियों की आलोचना की। रामभद्राचार्य ने नेपाल द्वारा सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती को भारत विरोधी मानसिकता से प्रेरित बताया।
कहा, भारत के प्रति बालन शाह की दृष्टि अच्छी नहीं है, हिंदुत्व के प्रति उनका प्रेम नहीं है, जमकर धर्मांतरण हो रहा है, राजनीति में अभी उन्हें कोई अनुभव भी नहीं है। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि यदि नेपाल ने अपना रवैया नहीं बदला तो दोनों देशों के सदियों पुराने बेटी रोटी के संबंधों पे गहरा संकट आ सकता है। बालेंद्र जी के रवैये से तो बड़ा कष्ट हो रहा है। कैसा कष्ट हो रहा है? उनको भारत के प्रति न जाने को उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, और दूसरी बात ये हिंदुत्व के प्रति उनको प्रेम नहीं है। मैं खुलकर कह रहा हूँ, उनको क्या करना चाहिए? उनको हिंदुत्व के प्रति आकर्षण होना चाहिए। यहाँ धर्मांतरण भी बहुत हो रहा है, बहुत अधिक धर्मांतरण नेपाल में हो रहा है, पर बालेंद्र जी को समझाए कौन? उनको कौन सा, अभी युवक है वो, अभी राजनीति का बहुत अनुभव नहीं है, गांभीर्य नहीं है। भारत के प्रति उनका रवैया अच्छा होना चाहिए।